गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स की बेसिक क्लास रहेगी जो 8 से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बेसिक का काम करेगी। स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले उसके कुछ डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा के बारे में। डाटा होता क्या है। डाटा हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। डाटा हमारे पास क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रहेगा। वो इंफॉर्मेशन हमारे पास किस तरह की हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए वो इंफॉर्मेशन डाटा कब बनेगा, जब हमारे पास वो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली होगी। डाटा हमारे पास न्यूमेरिकली होना बहुत ज़रूरी है। डाटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डाटा तभी बनेगा जब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकली रहेगी, वरना वो तब तक क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगी। समझ में आया। अगला हमारे पास रहता है, जैसे मैं डाटा के लिए एग्जाम्पल देना चाहूँ, डाटा हमारे पास किस तरह से रिलेटेड हो सकता है। डाटा हमारे पास, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स का जो हमने एक तरह से कलेक्शन बनाया इंफॉर्मेशन का, वो हमारे पास डाटा रहेगा। कितने डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, कितना हेल्पिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ कितना है, ये सब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास डाटा रहेगा। ठीक है। डाटा हमारे पास, जैसे किसी भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका जो कलेक्शन रहेगा हमारे पास, वो हमारे पास डाटा रहेगा। किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमारे पास डाटा रहेगी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, टीचर्स, इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या रहेगी, डाटा रहेगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकली होती है। समझ में आया। तो डाटा क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूमेरिकली फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। समझ में आया। अगला है हमारे पास रो डाटा। रो डाटा क्या होता है, जब हम डाटा को लेके आते हैं तो हमारे पास डाटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है। हमने उसको असेंडिंग, डिसेंडिंग या असेंबल नहीं किया है, तब तक हमारे पास रो डाटा रहता है। समझ में आया। जैसे कि हमें कोयला मिलता है, तो कोयला जब हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है तब तक वो रो डाटा होता है। फिर हम उसको प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद में जो कोयला मिलता है वो हमारे पास क्या रहता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है। तो इसी तरह से डाटा जब हम लेके आते हैं तब तक हमारे पास जो डाटा रहता है वो रो डाटा कहलाता है। उसके बाद में जो डाटा हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है। अगला जो रहेगा हमारे पास रो डाटा। ध्यान देने की बात है, रो डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि वो ग्रुप्ड में नहीं होता, उसको मैनेज नहीं किया होता, इसीलिए उसको अनग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन ए मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो हमारे पास क्या है, रो डाटा। जब तक हम उसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम मैनेज नहीं करेंगे, उसको असेंबल नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे पास क्या रहेगा, रो डाटा ही रहेगा। उसके बाद आता है एरे। क्या होता है एरे, क्या होता है एरे, हमारे पास रो डाटा को जब हम अरेंज कर देते हैं, जब हम रो डाटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब वहीं हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास एरे कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मेरे पास डाटा है 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 1, 6, ये मेरे पास किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अभी तक ये हमारे पास कैसे रहेंगे, हमारे पास अभी तक ये रो डाटा है। इसको जब मैं अरेंज कर देती हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद मेरे पास 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, सॉरी मैंने बीच में 6 छोड़ दिया, 6 आएगा भाई, उसके बाद 15 आएगा। अब जब ये डाटा हमें मिला है, ये मैंने अरेंज किया हुआ डाटा है, अरेंज्ड डाटा है।
किस ऑर्डर में अरेंज किया है? मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग में क्या होता है, हमारे पास सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे डाटा चलता है। तो इस डाटा को हम अब अरे कहेंगे। इससे पहले जब ये डाटा था तब हमारे पास ये रो डाटा था, विदाउट अरेंजमेंट डाटा था। ठीक है, तो जब डाटा को अरेंज कर देंगे तब वो हमारे पास अरे कहलाएगा। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस डाटा को केवल असेंडिंग ही ऑर्डर में करेंगे, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। आगे रहेगा कि डाटा होता कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ डाटा। देखो, डाटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। अब तुम ये कहोगे मैम ये तो हमने सुना ही नहीं है। अरे भाई बता रही हूँ, प्राइमरी डाटा क्या होता है, जब हम खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं वहाँ से जहाँ से हमें लेके आनी होती है। जब इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा को खुद कलेक्ट करता है तब वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। जैसे मैं किसी स्कूल में गई, मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स का रेशियो रहेगा, तो मैं डाटा खुद कलेक्ट करके लाई हूँ, तो वो डाटा प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा, मैंने कहीं से भी उनकी मेल के थ्रू या मैंने कहीं और से इन्फॉर्मेशन गैदर की है किसी दूसरे बंदे के थ्रू, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा रहेगा। ही डज नॉट कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ बट कलेक्ट फ्रॉम अदर्स। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा को खुद कलेक्ट नहीं करेगा, वो डाटा को किसी और के थ्रू कलेक्ट करवाएगा। ठीक है, तो वो जैसे हमारे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि अब ये कहेंगे कि कौन ज़्यादा रिलायबल है, कौन ज़्यादा रिलेवेंट है, प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल है या सेकेंडरी डाटा ज़्यादा रिलायबल। तो देखो, हम जब खुद काम करते हैं तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ भी सेम है, जब हम प्राइमरी डाटा खुद कलेक्ट करके लाए हैं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम ही रहेंगे। समझ में आया? तो यही बात है कि जब हम डाटा को खुद कलेक्ट करके लाए हैं प्राइमरी डाटा में, तो प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल और रिलेवेंट होगा कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। तो अभी तक मैंने केवल क्या पढ़ाया है तुम्हें, डाटा क्या होता है, किसी कलेक्शन होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू होती है कलेक्शन इन्फॉर्मेशन की हमारे पास। ठीक है, रो डाटा क्या होता है, जब डाटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। रो डाटा का दूसरा नाम अनग्रुप्ड डाटा भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अरे क्या होता है, जब उसी डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तब हमारे पास वो डाटा अरे कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डाटा कितने टाइप का होता है। डाटा हमारे पास 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करके लाता है, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। डाटा है वो ज़्यादा रिलायबल और रिलेवेंट होगा, हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में वो किसी दूसरे बंदे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास जो सेकेंडरी डाटा होगा उसमें मिस्टेक होगी ही, लेकिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो हम आगे पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन रहेंगी, उनके बारे में पढ़ते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे, जब हम ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जो बार बार आएंगी, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये हमारे पास है क्या, तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। बार बार यूज होगा ये वर्ड। हर न्यूमेरिकली जो फिगर होगी डाटा की वो ऑब्जर्वेशन ही तो कहलाएगी। जैसे मैंने अभी अभी डाटा अरेंज करके दिखाया था, उसकी हर जो वैल्यू थी वो अपने आप में ऑब्जर्वेशन ही तो थी। समझ में आया? मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने, जैसे अरे के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे डाटा को असेंबल किया था, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, तो ये अपने आप में ऑब्जर्वेशन ही तो है। समझ में आया? तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो हर ईच न्यूमेरिकली फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, आप ये वर्ड भी बार बार यूज करेंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स को पढ़ोगे, अभी
पढ़ाने को मैं डायरेक्ट टॉपिक पे भी आ जाती, लेकिन ये वर्ड्स का जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उनको अच्छे से कैच नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को उठाया है। हम टॉपिक को जो भी क्लास से रिलेटेड रहेगा, 8th क्लास का है, 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, उसको हम वहाँ पे डिटेल में करेंगे, उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को पढ़ा रही हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? भाई कोई डाटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, समझ में आया? भाई जैसे मैंने क्लास में टेस्ट लिया बच्चों का, तो हो सकता है एक जैसे मार्क्स 2 या 3 बच्चों के आ जाए, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे मैं कहना चाहूँ, मैं एक डाटा लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा मेरे पास 0 से 10 मार्क्स वाले, 0 से 10 मार्क्स वाले, ठीक है, 10 से 20 मार्क्स वाले, 20 से 30 मार्क्स वाले, 30 से 40 मार्क्स वाले, ठीक है। हमारे पास कितने बच्चे रहेंगे? यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे मैंने कहा 0 से 10 मार्क्स वाले मेरे पास 5 स्टूडेंट, 10 से 20 के मेरे पास 2 स्टूडेंट है, 20 से 30 के बीच में 1 है, 30 से 40 के बीच में 4 स्टूडेंट है। तो हमारे पास ये उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। भाई 0 से 10 वाले 5 बच्चे हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। 10 से 20 वाले 2 बच्चे हैं। दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ मैं, जैसे मेरे पास कोई डाटा है 2, 3, 4, 9, 10, उसके बाद 2, फिर 6, फिर 8, फिर 7, फिर 2, फिर 8, फिर 6। तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया। तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 3। मतलब 2 नंबर है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, समझ में? 3 है, 3 एक ही बार रहेगा। उसके बाद 8 है, 6 है, 6 मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी रही? 2 रही। 8 भी मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 8 की फ्रीक्वेंसी क्या रही? 2। तो कोई डाटा कितने टाइम से रिपीट हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहाँ तक का मैं मान रही हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा भी देख सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं पीछे जाके। अब अगला है नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड ए फ्रीक्वेंसी। अभी रहता है रेंज क्या होता है। भी आप लोग मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, कुछ भी, तो आप लोगों से जो भी है, ठीक है, दुकानदार वो पूछता है कि भाई आपको किससे किस रेंज का मटेरियल चाहिए। जैसे कि आप कपड़े लेके आते हो तो भाई आपको किससे किस रेंज की चाहिए, मतलब उसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम आप कहाँ तक अफोर्ड कर सकते हो, उसी के बीच में आपको कपड़े दिखाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में रहता है, रेंज क्या होती है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी ऑब्जर्वेशन की, उसके बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन इज द रेंज ऑफ द डाटा। जैसे मैंने यहाँ अच्छे से समझाया, रेंज क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू किसी भी डाटा की, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। जैसे 5, किसी बच्चे के 5 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं, 10 है, 49 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरे डाटा के अंदर हमारे पास मिनिमम वैल्यू 5 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू 49 रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज क्या होगी? 49 माइनस 5, 44। समझ रहे हो? दोबारा बताना चाहूँगी, मैक्सिमम वैल्यू किसी की डाटा की और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो रेंज कहलाएगी। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद आता है, अभी क्वेश्चन करोगे तो बार बार ये वर्ड यूज होंगे, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास की साइज़ क्या होती है, क्लास की विड्थ क्या होती है,
क्लास मार्क क्या होता है। अभी आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्लास की विड्थ क्या होती है, क्लास की साइज क्या होती है, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन देना चाहूँगी कि क्लास की साइज क्या है, क्लास इंटरवल क्या है। सबसे पहली बात तो क्लास इंटरवल को पढ़ने से पहले हम क्लास इंटरवल को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। ईच ग्रुप इनटू विच द रो डाटा इज कंसर्न्ड इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। जैसे भाई हमारे पास क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 से 5 मार्क्स वाले। 0 से 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। 5 से 10 वाले 2 स्टूडेंट है। 10 से 15 वाले 3 स्टूडेंट है। 15 से 20 वाले 1 स्टूडेंट है। 20 से 25 वाला 1 स्टूडेंट। देखो फ्रीक्वेंसी अभी भी बताई थी, ठीक है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके बाद में हमें क्लास इंटरवल पढ़ना है। अरे भाई 0 से 5 ये उस इंटरवल ही तो है। 5 से 10 अपने आप में एक इंटरवल ही तो है। 10 से 15 अपने आप में एक इंटरवल ही तो रहेगा। 15 से 20 अपने आप में एक इंटरवल रहेगा। 20 से 25 हमारे पास एक इंटरवल ही रहेगा। स्कूल के अंदर भी आप लोगों का लंच ब्रेक होता है, इंटरवल ही होता है। वो किस टाइम से किस टाइम के ड्यूरेशन में रहेगा, तो वो एक इंटरवल ही होता है। ये 0 से 5 के बीच के नंबर लेता है, ये क्लास का इंटरवल है। ये सेम है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। अभी एक चीज़ ध्यान देने की है कि हमारे पास जैसे मैंने डाटा लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 5, ये हमारे पास, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारे पास हर जो इंटरवल है ये हमारे पास, ठीक है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 हमारे पास इंटरवल है। ये अपने आप में क्या है, ऑब्जर्वेशन है, समझ रहे हो। अभी देखो ध्यान देने की बात क्या है, ये बात नोट करना, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। क्या 0 नहीं आएगा, क्या हमारे पास 5 नहीं आएगा, ये बच्चों के अंदर दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कराना चाहूँगी। मैंने क्लास इंटरवल लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 50। अपने आप में ये क्या है, पहली बात तो ये समझो, ये क्लास इंटरवल है। ये भी अपने आप में क्लास इंटरवल। लेकिन अब इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये देखने की बात रहेगी, ठीक है। जब हमारे पास ऊपर देखिए, ऊपर से अच्छे से समझ में आएगा, 0 से 5 इसके बीच में, 0 से 5 में इधर वाला जो मेरे पास इधर वाला डाटा है, कहने को मैं कहूँगी कि 0 इंक्लूड होगा बट 5 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 हमारे पास अगले इंटरवल में इंक्लूड हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, 0 से 5 के बीच में 0 तो इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब इसके बीच में क्या क्या इंक्लूड होगा, 0, 1, 2, 3 और 4, ये डाटा हमारे पास इसमें इंक्लूड रहेगा। 5 इंक्लूड नहीं रहेगा, ये बात ध्यान से देखना। 5 अगले वाले में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ छोड़ा है तो मैंने कहा था ना, ये इधर वाला सारा डाटा इंक्लूड रहेगा। तो देखो ना, ये 5 यहाँ दोबारा आ रहा है तो इधर इंक्लूड हो जाएगा। 10 यहाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगले में आ रहा है ना 10। तो समझ में है, ये पूरा हमारे पास क्लास इंटरवल रहेगा। इसके अंदर 0 इंक्लूड रहेगा, 5 इंक्लूड नहीं रहेगा। 5 इंक्लूड यहाँ रहेगा, 10 इंक्लूड नहीं रहेगा। इधर 10 इंक्लूड रहेगा, 15 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है हमारे पास कि हमारे पास 0 से 5 इंटरवल के अंदर 5 इज़ नॉट इंक्लूड इन दिस इंटरवल बट 0 इज़ इंक्लूड, ठीक है। 5 से 10 जो अगला इंटरवल रहेगा उसमें 5 इंक्लूड होगा। इतना समझ में आया। इससे रिलेटेड आगे कुछ और डेफिनेशन हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि क्लास साइज क्या होती है। हमने क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ा, इंटरवल से ही रिलेटेड टर्म होती हैं कुछ। क्लास साइज क्या होती है, क्लास मार्क्स क्या होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्लास साइज क्या होती है,
क्लास साइज क्या रहेगी हमारे पास? हमारे पास अपर लिमिट, वही इंटरवल जो हमने पढ़ा था अभी 0 से 5 इंटरवल लिया था, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये रहेगी लोअर लिमिट, ये रहेगी लोअर लिमिट, ये रहेगी अपर लिमिट। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, समझने की कोशिश करना। 0 से 5 ये हमारे पास लोअर लिमिट रहेगी, ये अपर लिमिट रहेगी, ये अपने आप में एक क्लास इंटरवल कहलाएगा। समझ गए? तो क्लास साइज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या कहलाता है? क्लास साइज कहलाता है। उसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं। फिर से देखें, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज और क्लास विड्थ। जैसे मैंने इंटरवल लिया 0 से 5 के बीच में, यही लिखा हुआ जो आपको समझा है, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बीच के डिफरेंस क्या लिखना चाहूँगी? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लास का क्या कहलाएगा? क्लास साइज कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगा, या इसको दूसरा नाम क्या रहेगा? क्लास विड्थ। ओके, अगला है हमारे पास, इन्होंने यही समझाया हुआ है कि 5 माइनस 0, 5, 10 माइनस 5, 5, तो ये क्लास साइज। अभी आ गया एक नया वर्ड, क्लास मार्क। आप लोग देख पा रहे हो, जब से हम क्लास इंटरवल को पढ़ना शुरू किया है, ये उसी से रिलेटेड टर्म है। क्लास साइज हमारे पास क्या होता है? हमारे पास क्लास मार्क क्या होता है? अभी नई टर्म आई है, क्लास मार्क क्या होता है? हमने अभी अभी पढ़ा था अपर लिमिट लोअर लिमिट का कंसेप्ट, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपर लिमिट मैंने किसको बोला है, लोअर लिमिट किसको बोला है। तो ये कहता है कि जैसे मैंने इंटरवल लिया था 0 से 5, फिर से बताना चाहूँगी, 0 हमारे पास लोअर लिमिट है, 5 हमारे पास अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट जो ऐड कर दो और 2 से आप लोग डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्लास मार्क बन जाएगी। अब ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप रहेंगी मेन, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसको कॉन्टिन्यूस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड। आप लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, 1 मिनट देख लीजिए, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि हमारे पास 0 से 10 के बीच का इंटरवल है, तो 0 को इंक्लूड कर दो, 10 को एक्सक्लूड कर दो। कब? जब वो 10 आगे दोबारा से रिपीट हो रहा है तो ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये अगले में इंक्लूड हो जाएगा, 20 एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 हमारे पास अगले वाले में आ जाएगा। तो ये देख पा रहे हो, तो कॉन्टिन्यूस इंटरवल में चल रही है। कॉन्टिन्यूस कैसे है? 0 से 10, 10 से फिर से रिपीट हो गई, 10 से 20, 20 से 30। समझ में आ गया? ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे लोअर जो लिमिट है उसको तो इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो अगले के लिए लोअर लिमिट का काम करेगी। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? इंक्लूसिव फॉर्म को हम डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल भी बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल भी बोलते हैं। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट इंक्लूड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल रहता है। रीजन ध्यान से समझिए, यहाँ इंटरवल की तरफ ध्यान दीजिए, 1 से 10, 11 से 20। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 10 के बाद ये 11 पे गया है, 10 पे नहीं गया, तो इसीलिए इसको डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल कहा गया और इंक्लूसिव फॉर्म कहा। क्यों? क्योंकि देखिए, चलो हम उधर वाले में भी इसको तो इंक्लूड ही करते थे।
1 को, 11 को, 21 को इंक्लूड ही करते थे, लेकिन 10, 20, 30 इनको तो एक्सक्लूड कर देते थे। सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 को एक्सक्लूड कर दिया, क्या आगे 10 है? नहीं है। यहाँ 11 से स्टार्ट है तो 10 कहाँ जाएगा भाई? 10 तो कहीं इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे इंक्लूसिव फॉर्म के अंदर 1 भी इंक्लूड होता है, 10 भी इंक्लूड होता है, 11 भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है, 21 भी इंक्लूड है, 30 भी इंक्लूड है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस इंटरवल का डाटा नहीं है हमारे पास। समझ में आया? डिसकॉन्टीन्यूअस है। ये 10 से ही स्टार्ट होता तो मैं 10 को यहाँ छोड़ देती। इस बात को नोट करना। 1 एंड 10 बोथ इंक्लूड, 11 एंड 20 बोथ इंक्लूड। यहाँ तक का समझ में आ गया? अभी एक और नया कंसेप्ट है, टैली मार्क्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा कि टैली मार्क्स क्या होता है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी को लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है, नंबर्स में ज़्यादा होती है, तो मिस्टेक न हो इसलिए हम उसको टैली मार्क्स में लिखते हैं। तो हमारे पास एक बार ऐसे लाइन होती है, उनको हम टैली मार्क्स कहते हैं। वो पुट अगेंस्ट द नंबर व्हेन इट अकर, वो नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को ही टैली मार्क्स में लिखा जाता है। कोई डाटा है वो 4 टाइम्स अकर हुआ है, 5th टाइम अकर हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स में डिनोट करते हैं। टैली मार्क्स कैसे बनती है मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि 1 मिनट के लिए यहाँ देखिए 41 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 के लिए हमने 3 बार खींच दिए सीधे। 42 है, 5 टाइम्स आया, तो यहाँ टैली मार्क्स का क्या कंसेप्ट है, 1 के लिए वो एक सीधी लाइन, 2 के लिए एक सीधी लाइन, 3 के लिए एक सीधी लाइन, 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, 4 के लिए 4 सीधी लाइन, 5 के लिए फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक लाइन इनको काटती भी जाती है, ये 5 का कंसेप्ट। बाकी फिर सेम रहेगा। 6 के लिए 5 ये हो गई, एक ये हो गया, ये 6 के लिए हो गया। 7 के लिए फिर से कैसे करोगे, 5, 7, फिर से 10 जब आएगा तब हमारे पास 2 ऐसे ही फिर से मैं बना दूंगी। समझ में आया कैसे? जैसे मुझे 10 के बारे में लिखना है, ठीक है, टैली मार्क्स, ठीक है, किसी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास, किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसको टैली मार्क्स में लिखो 1, 2, 3, 4, काट दो, 5 बन गए, 6, 7, 8, 9, क्योंकि 4 ही सीधे बार हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो जो 4 के बाद 5 आता है वो टेढ़ा होता है, तो ये 10 का रहेगा। समझ गए होगे? 11 के लिए हमारे पास फिर से एक सीधी लाइन हो जाएगी, 12 के लिए 2 और इसके साथ लग जाएंगे, तो ये हमारे पास टैली मार्क्स रहता है। ये डाटा को केवल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ताकि हमारे पास मिस्टेक न हो, ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, अभी हम हमारे मेन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अभी हमारे पास जो हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है, जो स्टैटिस्टिक्स का मेन पोर्शन रहता है, मीन, मीडियन, मोड, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, यहाँ आज की क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मीन क्या होता है? मीन को एक तरह से हमारे पास एवरेज भी कहा जाता है। एवरेज ऑफ नंबर इन अर्थमेटिक इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। अरे भाई ये क्या आ गया? मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन कहे तो जो भी डाटा है उसके जो भी नंबर है उनका सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई वो नंबर हैं कितने कितने हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास फॉर्मूला रहता है किसका, मीन निकालने का। जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास डाटा है 1, 2, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अरे भाई जो भी वैल्यू है उन सब का प्लस कर दो, 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 9, इन सब का प्लस कर दी, कितना होगा 11 और 3 ये हो जाएगा 14, 14 में 7 ऐड करो, ठीक है, और उसमें फिर 9 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है,
उसको हम कितने से भाग दे देंगे, 6 से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा उस डाटा का। आगे मैंने एग्जाम्पल भी दिया मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को कैसे डिनोट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मीन को हम एक बार लाइन होती है ऐसे, उससे डिनोट करते हैं। मतलब कोई ऑब्जर्वेशन है एक्स, उसका मीन निकालना है, तो मीन की नोटेशन क्या होती है, बार। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मीन के लिए यूज होती है, मोड या मीडियन के लिए नहीं यूज होती। अभी तक मैं मीन ही पढ़ा रही, तो मीन को डिनोट करने के एक्स के ऊपर बार आया, किसी भी नंबर के ऊपर, ए के ऊपर जैसे बार ले लिया, तो हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका क्या निकालना है, मीन। इसको डिनोट करने का तरीका है। आगे देखिए, मीन का जो हमारे पास मैथ के अंदर जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास, वो क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब x1 x2 x3 xn, हमारे पास ये कोई डाटा है, उन सब का प्लस कर दो अपॉन में n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, वो हमारे पास क्या होता है, उसका सम होता है। इसको दिखाने का तरीका है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ध्यान दीजिए, ये ऐसे करके बना हुआ है एक्स आई, इसका मतलब है x1 जितने भी हैं वो x2 x3 उन सभी का प्लस, सपोज करो n है, अपॉन में n। ये नहीं, इसके लिए यूज किया हुआ है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये जोड़ के लिए यूज होता है, एडिशन के लिए यूज होता है, इसलिए ये दिखाता है कि इन सभी वैल्यू का हमारे पास प्लस है। इसको छोटी सी नोटेशन में दिखा दिए, तो ये यूज हो तो ये मत सोचना कि कहाँ से क्या आ गया। सिग्मा स्टैंड फॉर द समेशन ऑफ द टर्म्स, मतलब उन सभी टर्म्स का प्लस रहेगा। समझ गए। मीन की नोटेशन क्या रहेगी, एक्स के ऊपर बार, ये चीज़ ध्यान देने की है। तो मीन क्या होता है, किसी भी डाटा के हमारे पास एवरेज होता है, मतलब जितने भी हमारे पास से गिवन ऑब्जर्वेशन है उन सभी को प्लस करो, अपॉन में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे भाग दे दो, तो वो निकल जाता है हमारे पास मीन किसी भी डाटा का। अभी बात आती है मीडियन क्या होता है। मीडियन देखो मैं समझाती हूँ, मीडियन भी इजी ही रहेगा। हमारे पास जितना भी डाटा है उसकी जो मिडलेस्ट टर्म होती है वो हमारे पास मीडियन कहलाती है। कैसे, सपोज कीजिए हमारे पास ये 5 बुक्स हैं, मान लीजिए भाई 1 मिनट के लिए कि ये हमारे पास क्या है, 5 बुक्स हैं। इसमें मिडल्स में कौन बैठा है, 2 इधर छोड़ दी मैंने, 2 इधर छोड़ दी, तो ये जो मिडल में बैठा है ये मिडलेस्ट टर्म है, मिडलेस्ट टर्म कहलाएगी, ठीक है। इस मिडलेस्ट टर्म को ही हम मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास और कितने नंबर थे, 5 बुक्स थी, 6 बुक्स हो, सपोज करो 5 को बोलूँ तो मतलब ओड, इवन हुआ, इवन नंबर ऑफ बुक्स है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें मिडिल कैसे निकालोगे भाई, 2 इधर के हटा दो, ठीक है, 2 इधर के हटा दो, तो अभी बीच के 2 बची। क्या ये दोनों हमारे पास मीडियन कहलाएंगी, जी नहीं। मीडियन क्या कहलाएगी, इन दोनों का प्लस कर दो, इन दोनों का प्लस कर दो, अपॉन में 2 से भाग दे दो, जो आंसर आएगा हमारे पास, जो भी आंसर हमारे पास अवेलेबल होगा वो हमारे पास मीडियन कहलाता है। तो मैं समझना चाहूँ तो मीडियन क्या होती है, मिडलेस्ट टर्म, बीच का जो टर्म्स होती है वो मिडलेस्ट टर्म होती है। अब बीच की कैसे उठाएं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, कि हमारे पास सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा मतलब उस डाटा को हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वरना तो हमारी मिडलेस्ट टर्म चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन पढ़िए। हमारे पास सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। एक बात देखिए, जब हमारे पास एन ओड है तो मीडियन क्या कहलाएगी, मैंने उठा के दिखाया था,
ओड नंबर्स के लिए मीडियन निकालना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि आधे उधर बढ़ जाते हैं, आधे उधर बढ़ जाते हैं, मीडियन जो मिडल में एक ही टर्म बचती है तो वो मीडियन कहलाती है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन बहुत सारे 100 है, 101 है। ओड के लिए ले रहे हैं तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 101 ऑब्जर्वेशन है, तो भाई आप लोग उसको अरेंज करके उनको छांटना थोड़ी चालू करोगे कि आधी इधर बच गई, आधी उधर बच गई। तो उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ, क्या फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2। ये 2 सारे के अपॉन में रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 101 है तो 101 प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो क्या निकला? 102 बाई में 2। तो हमारे पास जो 51वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। जब हमारे पास इवन है, इवन के फॉर्मूले को ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब हमारे पास मीडियन एन इवन है तो क्या होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन ले लो, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन ले लो, उन दोनों का प्लस करो और अपॉन में 2। अभी मैंने समझाया तो था आपको कि बीच की 2 उठा लो, ठीक है, और उन दोनों का फिर से मीन निकाल दो। मीन कहूँ, ठीक है, मीन ही तो है हमारे पास, ये 2 हैं तो अपॉन में 2, दोनों का सम प्लस में 2। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन के लिए हमारे पास इवन नंबर के अंदर निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बाकी ईजी रहता है, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। आगे आगे सपोज कीजिए मैं मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखना, मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 11 है, 13, ठीक है। ये मेरे पास, मैंने पहले से ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नंबर कितने रहेंगे? 6 रहेंगे, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए देखो, ये जो छोटा नंबर है आप लोग आधे इधर छोड़ के भी कर सकते हो कि मैंने आधे इधर छोड़ दिए, आधे इधर छोड़ दिए। 4 प्लस 9 बाई में 2, ठीक है, 13 बाई में 2 किया तो ये आ गया 6.5, ठीक है। ये मीडियन हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास डाटा बहुत लंबा, इसको फॉर्मूले से करना चाहो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या था? n बाई में 2, n बाई में 2 कौन सा? 6 बाई में 2। थर्ड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है प्लस में कौन सा था? n/2। इसको ध्यान से देखना, प्लस में 1, ये इसके साइड में प्लस में 1 लगता है, क्यों? क्योंकि यदि आप ऊपर लगा दोगे तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर 7 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले 2 से उसको डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ दो तो 4वीं ऑब्जर्वेशन। ये थर्ड और फोर्थ नहीं, ऑब्जर्वेशन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन बैठी है अपॉन में 2। तीसरे नंबर पे कौन बैठा भाई? 4 बैठा है जी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन बैठा है? 9 बैठा है, तो 9 को लिखिए, अपॉन में 2 लिखिए, 13/2 और 6.5। क्या हमारा आंसर सेम रहेगा फॉर्मूले और वैसे? हाँ, हमारे पास आंसर सेम रहेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला आप लोग नोट करना चाहें तो इस चीज़ को 1 मिनट के लिए नोट कीजिए, यहाँ मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो आगे। अभी हमारे पास एक बच गया, हमने मीन को पढ़ लिया, मीडियन को पढ़ लिया, मोड को पढ़ लिया। मोड को पढ़ना बहुत ही ईजी रहता है, सबसे ईजी कहूँ तो हमारे पास मोड ही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ड पढ़ा था तुम्हें, फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी भी जो भी ऑब्जर्वेशन हमारी रहेगी उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेंगी, वो ही हमारे पास मोड रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 0 1 2 2 5 6 2 1 7 8 6, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 1 है वो 3 टाइम्स आया, 2 भी 3 टाइम्स आए, 5 1 टाइम्स आया, 6 2 टाइम्स आया, 7 1 टाइम्स, 8 1 टाइम्स। तो अब 2 एक जैसे फ्रीक्वेंसी वाले नंबर होगी तो क्या यहाँ क्वेश्चन उठता है कि मोड 2 हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम, या 2 की जगह 2 की 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि इसकी भी 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 3 मोड नहीं होगा, 1 मोड होगा, क्योंकि तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो मोड होगा, तो 1 हमारे पास मोड हो जाए। लेकिन यहाँ इन दोनों की हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी है, 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो 1 और 2 दोनों के दोनों मोड हो जाएंगे। फिर से समझिए, जिस भी नंबर की जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है
वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे 1 से 5 ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी 6 से 10 7 टाइम्स आया 14, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ ये जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, 10 की। 10 है ना फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। तो कौन से इंटरवल में हमारे पास मोड निकलेगा, 11 से 15। 11 से 15 के इंटरवल में आएगा। अभी मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा रही, इनके बीच में जो आंसर निकलेगा किस फॉर्मूले से निकलेगा वो नहीं पढ़ा रही अभी, ठीक है। अभी लास्ट मेरा रह गया कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है मीन के बीच में, मीडियन के बीच में, मोड के बीच में। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं। हाँ, एक ही फैमिली से रिलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की फैमिली है इनके पास, स्टैटिस्टिक्स की फैमिली रहेगी ना हमारे पास। तो स्टैटिस्टिक्स की फैमिली में इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है भाई, जैसे हमारी फैमिली होती है, हम लोगों का रिलेशन होता है फादर मदर ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशन रहता है, तो इनके बीच में भी रिलेशन है। क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मीडियन दे दिया जाता है, मीन दे दिया जाता है, तो वहाँ से मोड निकाल, तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके मोड निकाल सकते हो। 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ये हमारे पास मोड निकलेगा। इस रिलेशन को ध्यान से देख लीजिए। मोड हमारे पास क्या होगा, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। तो आज हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, डाटा क्या होता है, अरे क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोड क्या होता है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड कहलाता है। मीडियन क्या कहलाती है, टॉप मिडलेस्ट जो टर्म है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। मीन क्या होती है, एवरेज होता है नंबर का, मतलब जितने भी हमारे पास डाटा है उन सब का सम रहेगा, अपॉन में जितने नंबर्स ऑफ डाटा है वो रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, मेरी पहली वीडियो है, कोई गलती हो तो इग्नोर कीजिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।